तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। और चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का हम लोग देख रहे हैं और उसमें से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है अमेरिका की क्रांति। ठीक है, अमेरिका की क्रांति। तो इसकी जो शुरुआत होती है, टाइम पीरियड की बात करें तो 1775 से 83 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। चूंकि ये अमेरिका की जो क्रांति होती है ये 1765 से मतलब ऐसे कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बाद ये 75 से इसका चालू हो जाता है अमेरिका की क्रांति। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। और ये अमेरिका की क्रांति होता क्यों है, रिवोल्यूशन क्यों आता है अमेरिका में, ये क्रांति न कहकर अमेरिका इस चीज़ को स्वतंत्रता, अपने इंडिपेंडेंस मनाने की ये बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करने का। आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है यूट्यूब के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अमेरिका की क्रांति लगभग बात करें तो ये 26 साल तक चलता है। ये क्रांति केवल एक क्रांति वैचारिक मतलब विचारों का क्रांति नहीं था, ये इसके साथ साथ ये राजनीति भी था। इसमें राजनीति भी था, क्रांति के साथ साथ इसमें राजनीति भी था। अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण ये था कि जो ब्रिटेन है यानी इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना गुलाम बनाया था। तो देखिए, ब्रिटेन वाले जो थे, इंग्लैंड, ये हर पूरे मतलब पूरे दुनिया में ये फैल चुके थे और ये सबको अपना गुलाम बना लिए थे, जिसमें से अमेरिका भी था। तो वो वहाँ के जो नेचुरल संसाधन हो गया तो उसको भी अपना उपनिवेश बनाए हुए थे इंग्लैंड वाले। ठीक है, तो इंग्लैंड वालों ने अमेरिका में 13 उपनिवेश अपना बनाए थे। 13 उपनिवेश अपना बनाए थे और इस 13 उपनिवेश का जो प्रतिनिधि था वो इंग्लैंड के लोग ही कर रहे थे। इसका जो 13 उपनिवेश जो था ये तो अमेरिका में ही था, 13 उपनिवेश, और इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? इंग्लैंड के लोग ही कर रहा था। रिप्रेजेंटेटर कौन था? तो वो इंग्लैंड के लोग ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए, इंग्लैंड जो था, ये इंग्लैंड मतलब कानून ऐसा बनाता था कि उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, उसको प्रॉफिट हो और जो लॉस हो वो अमेरिका वालों को हो। मतलब वो प्रॉफिट अपना खुद का बनाते थे, लॉस चाहे भले किसी का हो, चाहे वो किसी भी देश में रहते। अगर भारत में रह रहे थे तो भारत का लॉस हो, बाकी प्रॉफिट उनका हो। तो ये उन लोग का एक माइंड सेट था। इससे क्या हुआ कि अमेरिका के लोगों को लगा कि ये तो हमारे साथ क्या हो रहा, अन्याय हो रहा है। तो अमेरिका में दो नहीं 3 ऐसी घटनाएं होती हैं। जैसे उन घटनाओं का मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ। पहला है स्टैंप एक्ट। स्टैंप एक्ट स्टैंप एक्ट होता है। दूसरा होता है बोस्टन 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 टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी। और तीसरा टाउन सेंड एक्ट। तो ये 3 घटनाएं होती हैं जिससे अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए ये काफी होता है। तो हम इसमें से 2 घटनाओं को देखते हैं, स्टैंप एक्ट और बोस्टन टी पार्टी को। स्टैंप एक्ट, ठीक है, ये 1765 में, ये 1765 से शुरू होता है। तो देखिए 1765 ईस्वी में इंग्लैंड के जो संसद यानी पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट जो होता है एक स्टैंप अधिनियम पारित करता है। स्टैंप अधिनियम ये पारित करता है और इस एक्ट में यूएस के मतलब अमेरिका के उपनिवेशकों के अंदर जो अधिकारी दस्तावेज है, समाचार पत्र हो गया, न्यूज़पेपर, और अधिकांश चीजों पर क्या वो टैक्स लगाते हैं। देखिए, पार्लियामेंट कहाँ का है? वो है इंग्लैंड का, और टैक्स कहाँ पर लग रहा है? वो इंग्लैंड में। इन लोग का देखिए कितना ये गुलाम बनाने की मानसिकता कैसी है कि पार्लियामेंट संसद चल रहा है इंग्लैंड में और टैक्स लगा रहा है वो अमेरिका में। तो चाहे वो
वहाँ का उपनिवेश हो गया, अमेरिका में जितने उपनिवेश हो गए हैं, व्यापारी हैं, उनके अधिकारी हो गए, उनके दस्तावेज हो गए, न्यूज, यहाँ तक कि न्यूज पेपर पर भी हो गया, अधिकांश मतलब बहुत सारी चीज़ों पर वो टैक्स लगाया जाता है, जिससे अमेरिका के लोगों ने इस स्टैंप जो एक्ट था, इसको मानने से वो मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं कि ये हमारे विरुद्ध काम, मतलब इसके विरुद्ध ये स्टैंप लाया गया, और उसका ये विद्रोह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने इस टैक्स था, इसको बरकरार ऐसे ही रखता है, मतलब इसको वापस नहीं देता है। तो अमेरिका के लोगों का ये कहना था कि इंग्लैंड की जो संसद में उनका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटर कोई नहीं है, मतलब उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सांसद है वो संसद में बैठा नहीं है, तो हम इस कानून को क्यों माने? कानून तो उनकी मर्जी के खिलाफ है, कानून वो अपने हिसाब से बनाया गया है, जैसा उनको प्रॉफिट चाहिए। तो ये कानून जो है, ये एक्ट हम लोग नहीं मानेंगे और ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, ऐसा अमेरिका के लोगों का कहना था। तो इनका एक सिंपल सा इंग्लिश में एक फंडा है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिका के लोगों का ऐसा कहना था, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक स्टैंप हो गया जो लोगों को भड़काने का काम करता है। फिर से दूसरा एक आता है बोस्टन टी पार्टी। ये क्या है? बोस्टन टी पार्टी ये होता है 1773 में बोस्टन टी पार्टी। देखिए, इंग्लैंड ने अमेरिका को भेजी जाने वाली जो चाय पर, जैसे चाय पर भी इसने टैक्स लगाना शुरू कर देता है। कौन? इंग्लैंड वाला। इंग्लैंड के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटर, वो टैक्स लगाते हैं, उपनिवेश जो भी होते हैं वो टैक्स लगाते हैं। जब चाय से भरा जा रहा था तो बोस्टन एक बंदरगाह है, वहां पर पहुंचता है, एक जहाज जा रहा था चाय से भरा हुआ। तो अमेरिका के लोगों ने वहां का एक सैमुअल एडम्स था, उसके नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं और चाय की सभी बोरियों को समुद्र में फेंकने लगते हैं। समुद्र में कौन फेंकते हैं? ये अमेरिका के लोग फेंकते हैं। वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो कहां पर फेंकते हैं? समुद्र में फेंकते हैं। और इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी बोला जाता है। तो चाय से भरा जो एक जहाज था, उस पर बहुत सारी चाय की बोरियां लादी गई थी। तो इससे लोगों को लगा कि ये तो चाय पर भी हम लोग पर टैक्स डाला जा रहा है। टैक्स मतलब हर चीज पर ये टैक्स, इंग्लैंड के लोग टैक्स ले रहे हैं। तो ये भी एक जो घटना था, ये भी एक भड़काने का काम किया अमेरिका के लोगों के अंदर। और वो क्या किए कि एक जहाज था, वो समुद्र के रास्ते से जाने वाला था, लेकिन अमेरिका के लोगों ने उस चाय की बोरियों को समुद्र में फेंकने लगे और इस घटना को ही बोस्टन चाय यानी टी पार्टी घटना बोला जाता है। और अमेरिका स्वतंत्रता का संदेश, और इस चीज को एक स्वतंत्रता का संदेश मिलता है राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने वाले जेफरसन और जॉन लॉक, यह लिख देता हूं, जेफरसन हो गया, जॉन लॉक, जॉन मिलन, थॉमस एन, ऐसे मतलब बहुत सारे कवि निकल कर आते हैं। और जैसे कि रेनेसा में आप पढ़े होंगे, तो उसमें जब बहुत सारे कवि आते हैं, कलाकार आते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से, उनके किताबों की वजह से लोगों में जो भी चेतना आती है, ठीक वैसे ही अमेरिका में भी कुछ ऐसे कवि थे कि इनकी वजह से अमेरिका में स्वतंत्रता की एक भावना जागती है, राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है इन कवियों की वजह से। और अमेरिका में जो 13 कॉलोनियों में से जो 13 थी, उसमें से 12
12 ने मिलकर 1774 में महाद्वीपीय कांग्रेस का गठन करती है। देखिए 13 उपनिवेश था उसमें से, लेकिन उसमें से 13 में से 12 मिलकर एक महाद्वीपीय द्वीपीय कांग्रेस का गठन करती है। 12 उपनिवेश मिलकर कांग्रेस का गठन करती हैं। और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित करता है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता और इंग्लैंड के खिलाफ एक क्या करता है, आंदोलन शुरू कर देता है इंग्लैंड के खिलाफ। और अमेरिकी जो सेना का नेतृत्व होता है वो जॉर्ज वाशिंगटन कर रहा था। अमेरिकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉर्ज वाशिंगटन कर रहा था। और ये युद्ध कब तक चला? 1783 तक चलता है। 1783 तक चलता है। और इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो 3 सितंबर 1783 में इसको खत्म किया जाता है पेरिस की संधि से खत्म किया जाता। तो इसलिए मैंने आपको टाइम पीरियड का बताया था, 75 से 83 तक मैंने आपको वो टाइम पीरियड बताया था। लेकिन घटनाएं इससे 75 से पहले भी हुई थी, इसलिए वो घटनाएं एक केवल लोगों के अंदर वो राष्ट्र प्रेम की भावना हो गया, स्वतंत्रता की भावना हो गया, वो जगाने के लिए वो काफी थी। इस प्रकार अमेरिका में जो 13 कॉलोनी थी यानी उपनिवेश था वो एक संयुक्त होकर यानी एक साथ मिलकर एक देश में बदल डालते हैं, एक वो देश बना लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है। अब समझ आया कि अमेरिका का गठन कैसे होता है। अमेरिका पहले 13 उपनिवेश में बटा हुआ था और वो 13 उपनिवेश जब स्वतंत्रता उसमें होती है, मतलब एक साथ सब मिलते हैं, स्वतंत्रता उनको मिलती है इंग्लैंड वालों से, तो वो 13 आपस में एक साथ मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होने के बाद उसका नाम पड़ता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के लोगों ने खुद को 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और इंग्लैंड ने उस पेरिस की संधि से 1783 में स्वतंत्र कर देता है, पेरिस की संधि से। इसलिए अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। और अमेरिका का जो संविधान है 1789 को बनकर क्या होता है? बनकर तैयार हो जाता है। अमेरिका की क्रांति से प्रभावित होकर 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। तो सोचिए, इससे अमेरिका की क्रांति से ही प्रभावित होकर फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन, क्योंकि उसका नेतृत्व वही कर रहा था। जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉर्ज वाशिंगटन। और युद्ध 1783 तक चलता है इसके नेतृत्व में, तो इसलिए इसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद 2 ऐसी चीज थी जो बहुत दिक्कतें सामना करनी पड़ी, अभी भी होता है, जैसे रंग भेद हो गया, यानी और एक हो गया दास प्रथा, अभी भी अमेरिका में होता है। और एक चीज, अमेरिका में जो आज के टाइम में जो हथियार हैं खुलेआम बिकती हैं, ज्यादा रोक टोक नहीं है, खुलेआम बिकती है। अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच जो रंग भेद की लड़ाई थी, इस रंग भेद को समाप्त करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका बोले तो मार्टिन लूथर ने इसमें आया था। उसकी मार्टिन लूथर ने वो भूमिका बहुत अच्छी तरह उसमें अपनाया था। मार्टिन लूथर किंग, पूरा नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निभाया था। इसे ब्लैक गांधी भी बोला जाता है, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर को। तो ये सभी पॉइंट आप लिखते जाइएगा, ब्लैक गांधी इसको बोला जाता है। अमेरिका में दासों की जो खरीद बिक्री होती है, इस चीज को रोकने के लिए सबसे पहले आगे अब्राहम लिंकन ने इस चीज का विरोध करते हैं। अब्राहम लिंकन इस चीज का विरोध करते हैं, दास प्रथा को रोकने के लिए जो खरीद बिक्री चलता है, और विरोध भी करते हैं और उसको समाप्त भी
करते हैं। दास प्रथा। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया और कहा कि जनता की जो सरकार है, जनता की सरकार जनता के द्वारा, यहाँ पर लिख देता हूं, अपने नोट्स में आप भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता की सरकार जनता की सरकार जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए होती है। तो ये लोकतंत्र का एक उदाहरण दिए थे अब्राहम लिंकन ने कि जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो मतलब जनता की जो सरकार है जनता के द्वारा जनता के लिए ही होती है। तो ये लोकतंत्र का एक वो नमूना पेश किए थे अब्राहम लिंकन ने। तो ये रहा आज का अमेरिका की क्रांति। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा टॉपिक था अमेरिका की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से जो भी आप पॉइंट है, इसमें मैंने वो सभी पॉइंट को क्लियर किया इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को भी लाइक कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगला लेक्चर होने वाला है, गेस करिए कौन सा। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। मैंने अभी क्या बोला कि अमेरिका की क्रांति को देखकर ही 1789 में फ्रांस भी वो क्रांति शुरू कर देता है, फ्रांस में भी रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो अगला जो चैप्टर होने वाला है वो है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।